हेलो बच्चों, आज हम टेंजेंट एंड नॉर्मल को आगे प्रोसीड कर रहे हैं और आज एक्सप्लेन करेंगे कि किसी भी टेंजेंट की इक्वेशन को कैसे लिखते हैं। अगर हमें एक कर्व दे रखा है और एक पॉइंट दे रखा है और हमसे कहा जा रहा है कि टेंजेंट की इक्वेशन को लिखना है तो कैसे लिखेंगे और क्या क्या केस बन सकते हैं। अगर हमें नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी हो तो नॉर्मल की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तो क्या क्या तरीके हैं वो आज हम सीखेंगे। और एक चीज़ याद रखिए आप हमेशा कि अगर हम टेंजेंट की बात कर रहे हैं तो टेंजेंट बेसिकली एक लाइन ही होती है। टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट या नॉर्मल एक लाइन होती है। तो लाइन की सारी प्रॉपर्टीज टेंजेंट एंड नॉर्मल पे अप्लाई होंगी, ये बात याद रखिएगा। टेंजेंट एक स्पेशल लाइन है, इसीलिए उसको हमने टेंजेंट बोला। तरीका समझ आया नहीं है? तो लाइन की जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं, स्ट्रेट लाइन की जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सब कुछ यहाँ पे अप्लाई होंगी, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं, आगे बात करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, बात करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक। इसको क्या हिंदी में बोलेंगे? इसको बोलेंगे स्पर्शी तथा अभिलंब का समीकरण, ठीक है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ध्यान से, इसके पहले लेक्चर में हमने आपको कुछ बताया था। अगर आपको याद हो, हमने आपसे कहा था कि अगर हमारे पास कोई कर्व है, ध्यान से देखिए मैंने क्या कहा था, कोई कर्व अगर हमारे पास है और कर्व के अगर हम इस पॉइंट पर, ये कर्व हमारे पास क्या है, ये y बराबर fx एक कर्व हमारे पास है और कर्व के हम पॉइंट P पर, इसको मैंने बोला पॉइंट P x1 y1, बात समझ आई नहीं है? एक कर्व हमारे पास है, ये एक वक्र है और वक्र पे कोई बिंदु है x1 y1, मैंने कोई भी पॉइंट ले लिया, ठीक। तो अगर हम इस पे टेंजेंट खींचें, बात समझ आई नहीं है? टेंजेंट खींचें तो टेंजेंट का कुछ ना कुछ स्लोप आएगा। क्या आएगा? स्लोप आएगा, ठीक। तो टेंजेंट का कुछ ना कुछ स्लोप आएगा, तो वो स्लोप निकलेगा कैसे? तो मैंने आपसे कहा था कि अगर आप इस कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं, ये जो कर्व होता है अगर आप इसको डिफरेंशिएट करें कौन से पॉइंट पर? x1 y1 पर, तो हमें ये जो वैल्यू मिलेगी, अगर आपने किसी भी कर्व को x1 y1 पे डिफरेंशिएट किया या किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएट किया, तो वहां पे वो जो डिफरेंशिएशन की वैल्यू आती है, जो अवकलन का मान आता है, वो क्या होता है? वो x1 y1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है। क्या होता है? x1 y1 पर टेंजेंट का स्लोप होता है। बात समझ आई नहीं आई? तो ये जो हमारे पास आया, तो ये हो गया, ये यहां पे हुआ स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1। बात समझ आई नहीं है? ये जो वैल्यू आएगी ये क्या होगा? ये टेंजेंट का स्लोप होगा। कौन से पॉइंट पर? x1 y1 पर। मान लो आपने 1,2 पे निकाला तो स्लोप किस पे आएगा? 1,2 पे जो टेंजेंट आप खींचेंगे उसका स्लोप आएगा। अगर आपने 0,0 पे dy/dx निकाला तो 0,0 पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट का स्लोप आएगा। तरीका समझ आया नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब देखिए ध्यान से समझिए, एक चीज समझने वाली है यहाँ पे, ये बहुत सारे केसेस है। अब देखिए, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे इसकी टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लो हमारे पास कोई कर्व है, कोई भी कर्व हो सकता है, तो मैंने मान लिया इसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट x1 y1 इज, ठीक। मतलब हम कह सकते हैं कि पहली चीज ये पढ़ रहे हैं हम कि टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखते हैं। इसका मतलब हुआ कि टेंजेंट की इक्वेशन कौन से पॉइंट पे लिख रहे हैं? x1 y1 पे लिख रहे हैं, कोई भी कर्व है हमारे पास, ठीक। तो क्या आएगी हमारे पास? आएगी y माइनस y1 और यहां पे क्या आएगा? स्लोप। क्या आएगा? यहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा। यहां पे क्या आएगा? यहां पे आएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि हमें पता है, हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है
कि अगर हमें ये पता हो कि लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है और लाइन का स्लोप m है, अगर हमें एक पॉइंट पता हो और लाइन का स्लोप पता हो तो लाइन की इक्वेशन हम लिख सकते हैं। आपको याद होगा y माइनस y1 m x माइनस x1, याद है नहीं याद है? अगर हमारे पास लाइन का स्लोप पता हो हमें और एक पॉइंट पता हो तो लाइन की इक्वेशन हम लिख सकते हैं y माइनस y1 m x माइनस x1। बट यहां पे हम m का यूज कैसे करेंगे? यहां पे हम m की जगह पे यूज dy बाई dx करेंगे। तरीका समझ आया नहीं है? यहां पे हम m की जगह पे क्या रखेंगे? जो हम m निकालेंगे वो हम डिफरेंशिएशन का यूज करके निकालेंगे। तरीका समझ आया नहीं है? तो यहां पे क्या आएगा? y माइनस y1 स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा और यहां पे क्या आएगा? x माइनस x1। तो ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है ये हम कैसे देते हैं? y माइनस y1 और यहां पे आ जाएगा dy बाई dx, क्योंकि हम x1 y1 पे निकाल रहे हैं तो यहां पे क्या आएगा? dy बाई dx कौन से पॉइंट पर? x1 y1 पे। तो अगर आप किसी भी कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं x1 y1 पर किसी भी पॉइंट पर तो वो क्या होता है? वो टेंजेंट का स्लोप होता है। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई? ये टेंजेंट का समीकरण आ गया, ये स्पर्शरेखा का समीकरण आया। कौन से पॉइंट पर? x1 y1 पर। बात समझ आई नहीं आई? कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट करके टेलीग्राम ग्रुप पे मुझे बता सकते हैं। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। तरीका समझ आया नहीं है? तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। तरीका समझ आया नहीं है? तो टेंजेंट भी एक लाइन है हमारे पास, तो लाइन की जितनी प्रॉपर्टीज है वो सब सेटिस्फाई होंगी। तो आप कंपैरिजन कर पा रहे नहीं कर पा रहे? क्योंकि देखो अब जब आप छोटी क्लास में पढ़ते थे, क्लास 10 में पढ़ते थे, स्ट्रेट लाइन आपने पढ़ा था तो वहां यहाँ पे क्या आता था? y माइनस y1 m x माइनस x1। बट यहाँ पे हम स्लोप कैसे निकालेंगे? dy बाई dx का यूज करके निकालेंगे। तो यहाँ पे m की जगह पे क्या आ जाएगा? dy बाई dx आ जाएगा। इतनी बात समझ आई नहीं? अब देखिए, तो एक सिंपल सा फंडा होता है लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए। हमें क्या है? हमें एक पॉइंट मिल जाए, एक स्लोप मिल जाए, या हमें दो पॉइंट मिल जाए। तो देखो एक पॉइंट हमें दे दिया जाता है और स्लोप हम कहां से निकाल लेते हैं? dy बाई dx का यूज करके हम स्लोप उसी पॉइंट पर निकाल लेते हैं। तो अब देखो नॉर्मल की इक्वेशन की अगर बात करेंगे हम, सेकंड देखिए यहाँ पे हम नॉर्मल की इक्वेशन की बात करेंगे। तो नॉर्मल की इक्वेशन से पहले कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि हम जानते हैं टेंजेंट और स्लोप, टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं। ठीक, तो मैं कह सकता हूं जैसे मान लो सपोज करो हमारे पास ये कोई कर्व है, ये कोई कर्व है हमारे पास, तो ये अगर टेंजेंट हमारे पास है ये, तो नॉर्मल क्या होगा? नॉर्मल ये होगा हमारे पास। तो ये हमारे पास नॉर्मल है और ये क्या है? टेंजेंट है। और ये हमारे पास एक कॉमन पॉइंट है, दैट इज x1 y1। इतनी बात समझ आई नहीं आई? तो मैं कह सकता हूं स्लोप ऑफ टेंजेंट, मैं क्या कह सकता हूं यहां से कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल, इसकी वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। क्योंकि आपको पता होगा कि अगर रेखाएं लंबवत होती हैं, अगर लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। ये आपने पढ़ा होगा कि अगर रेखाएं लंबवत होती हैं तो उनके स्लोप का, उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। बात समझ आई नहीं आई? तो यहाँ पे क्या है? टेंजेंट और नॉर्मल आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, क्योंकि यही इसकी डेफिनेशन है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? -1 होगा। तो आपको पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे लिखते हैं हम? इसको हम लिखते हैं mt, स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू mn, मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होगा? -1 होगा। तो आप ये कह सकते हो यहां से स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ जाएगा? यहां से आ जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल बराबर m स्लोप के लिए होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। आपको पता होना चाहिए स्लोप ऑफ टेंजेंट आप कैसे लिखते हो? dy बाई dx का यूज करके लिखते हो। तो यहां पे कितना आ जाएगा? -1 अपॉन dy बाई dx, कौन से पॉइंट पर? पॉइंट P पर, जो भी पॉइंट होगा। या आप इसको क्या लिख सकते हो? -dx अपॉन dy, जो भी पॉइंट होगा। ठीक है, ये हमारे पास होता है। तो इसका मतलब क्या कर दें हम? अगर हम टेंजेंट के स्लोप का उल्टा कर दें और माइनस ले लें, टेंजेंट के स्लोप का रेसिप्रोकल कर दें और माइनस ले लें, तो हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास आ जाता है नॉर्मल का स्लोप। तरीका समझ आया नहीं है? क्योंकि जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि एक लाइन है जिसका स्लोप 2/3 है। मैंने क्या बोला? एक लाइन है, एक रेखा है जिसका स्लोप कितना है? 2/3 है। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा? तो 2/3 आया। तो 2/3 को हमने क्या किया? पलट दिया, 3/2 कर दिया और साइन क्या कर दिया? चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि m1 इंटू m2 क्या होना चाहिए? -1 होना चाहिए। तो हमारे पास ये स्लोप किसका निकाला हमने? ये स्लोप हमने निकाला नॉर्मल का। बात समझ आई नहीं है? टेंजेंट के स्लोप का एकदम उल्टा होता है और माइनस लग जाता है। ठीक, अब अगर देखें ध्यान से, मैं यहां पे लिखता हूं नॉर्मल की इक्वेशन। तो अगर मैं नॉर्मल की इक्वेशन लिखूंगा, सिंपल ऐसे लिखूंगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा? y माइनस y1। यहां पे मैंने क्या लिखा था? स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखा था। अब नॉर्मल की जब मैं बात करूंगा तो यहां पे आ जाएगा स्लोप ऑफ
नॉर्मल आ जाएगा, नॉर्मल की प्रवणता आ जाएगी और यहाँ पे क्या होगा x माइनस x1, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तरीका समझ आया नहीं है? तो देखिए मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं, अब मैं सेकंड आपको बताने जा रहा हूं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट पॉइंट x1 y1। अगर x1 y1 पर हमें नॉर्मल लिखना हो तो क्या लिखेंगे? सिंपल y माइनस y1, यहां पे स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा, तो यहां पे कितना हो जाएगा y माइनस y1 और यहां पे कितना आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होता है? -1 अपॉन dy बाय dx। ठीक है, कौन सा पॉइंट? x1 y1 आ जाएगा, ये हो जाएगा और यहां पे कितना हो जाएगा? x माइनस x1। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी नॉर्मल की। ये जो हमने लिखा है ये इक्वेशन किसकी है? ये इक्वेशन है नॉर्मल की है। ठीक है, बात समझ आई नहीं आई? या इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत सारी बुक्स में ऐसा लिखा होता है y माइनस y1। इसको क्या करता है? ये -1 अपॉन dy बाई dx नहीं लिखता है, ये क्या लिख देता है? माइनस dx अपॉन dy, माइनस dx अपॉन dy पॉइंट P x माइनस x1। बात समझ आई नहीं आई? ये हमारे पास इक्वेशन किसकी होती है? इक्वेशन होती है नॉर्मल की। तो सबसे पहला काम टेंजेंट एंड नॉर्मल में आपको इक्वेशन लिखना आना चाहिए, dy बाई dx का मतलब पता होना चाहिए क्या होता है। बात समझ आई नहीं आई? तो बेसिक्स अगर आपके स्ट्रांग नहीं होंगे तो आप किसी भी एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ठीक है, चाहे उसमें कितनी भी कम कट ऑफ चली जाए, कोई भी एग्जाम हो, मेंस का एग्जाम है, मेंस का एग्जाम जैसे मान लीजिए 300 नंबर का होता है, पहले 360 नंबर का होता था। तो अब अगर आपको नहीं आता है मैथ्स में, तो मैथ्स में आप क्या कोई भी सवाल नहीं सही कर पाओगे, सब गलत हो जाएगा, जो भी आप करोगे माइनस मार्किंग हो जाएगी। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कंसेप्ट। कंसेप्ट अगर आपके स्ट्रांग होंगे तो आपकी अप्रोच डेवलप होगी। अप्रोच कहाँ से आएगी? जब कंसेप्ट स्ट्रांग करने के बाद उसी कंसेप्ट को जब सवाल लगाओगे आप, उसी कंसेप्ट के आधार पे जब आप क्वेश्चंस करोगे तो अप्रोच डेवलप होगी। बात समझ आई नहीं? कंसेप्ट अगर आपको अच्छे से आता होगा तो कंफ्यूजन नहीं होगी, जब आप उस कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी, आपकी अप्रोच डेवलप होगी। जब अप्रोच आपको समझ में आ जाएगी तो ट्रिक्स अपने आप आ जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है? इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कंसेप्ट। किसी भी एग्जाम को निकालने का जो मूल मंत्र है, जो एक फंडामेंटल है, दैट इज कंसेप्ट। बिना कंसेप्ट के आप चीजों को नहीं समझ सकते, नहीं याद कर सकते, ये बात याद रखिए। तो आप इसको अच्छे से नोट करिए, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराते हैं। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं और आपको समझाते हैं कि क्या क्या केसेस बन सकते हैं। ठीक है, स्लोप को लेके। तो देखिए ध्यान से, पहली चीज हमारे पास क्या है कि हमें पता है कि जो dy बाई dx होता है, जो dy बाई dx होता है, किसी भी पॉइंट पे अगर आप निकालोगे पॉइंट P x1 y1, x1 y1 कोई भी पॉइंट है, ये हमारे पास क्या देता है? ये हमारे पास आता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये स्पर्श रेखा की प्रवणता को देता है। ठीक, अब देखिए ध्यान से, हम इसको एक्सप्लोर करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो पहली चीज, मान लो हमारे पास टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। मैंने क्या बोला? टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाती है या टेंजेंट एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, कुछ भी पूछ सकता है। तो पहली चीज, केस फर्स्ट, हमने मान लिया कि टेंजेंट is parallel to x एक्सिस। कोई रेखा अगर x एक्सिस के पैरेलल होती है तो परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, दोनों बातें हम बोल सकते हैं। ठीक, तो अगर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल हो जाती है तो क्या केस बनता है? आप खुद देखो, खुद समझो आप। तो देखो, मान लो हमने क्या किया, फिगर हमेशा ड्रॉ करने की कोशिश करिए। तो मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये x एक्सिस है, ये 2D कोऑर्डिनेट हमने ले लिया, XY प्लेन ले लिया। तो हमारे पास ये माना कि मान लीजिए ये हमारे पास कर्व है और टेंजेंट क्या हो गई? टेंजेंट हमारे पास पैरेलल होगी। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये टेंजेंट है और टेंजेंट ये कौन से पॉइंट पर है? ये पॉइंट P पर है, पॉइंट P। पॉइंट P हमारे पास क्या है? x1 y1। तो टेंजेंट हमारे पास क्या हो चुकी है? x एक्सिस के पैरेलल हो चुकी है। x एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब क्या है? कोई लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है? 0 डिग्री।
मतलब बोल सकता हूं मैं टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी तो एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री एंगल बनाएगी, 0 डिग्री एंगल बनाएगी तो इसका स्लोप कितना होगा, 0 होगा। तो मैं ये कह सकता हूं यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा वो कितना है, 0 डिग्री है। तो मैं कह सकता हूं जो टेंजेंट का स्लोप होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 0। बात समझ आई नहीं है, क्या है, 0 है। मैं कह सकता हूं dy बाय डी एक्स कौन से पॉइंट पर, Px1 y1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इतनी बात समझ आई नहीं आई, ये बात ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो मैंने क्या बोला, मैंने यहां पे सिर्फ एक सिंपल सी बात बोली, मैंने कहा कि अगर टेंजेंट किसी भी पॉइंट पे, कर्व के किसी पॉइंट पे आप टेंजेंट खींचते हो, टेंजेंट खींचने के बाद वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, तो बेसिकली जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी, 0 डिग्री बनाएगी। 0 बनाएगी तो आपको पता है टेन 0 कितना होता है, 0 होता है। सिंपल सी बात है। तरीका समझ आया नहीं है, कोई दिक्कत। ये हो गया हमारे पास। अगला केस कंसीडर करते हैं हम, केस सेकेंड। केस सेकेंड हमारे पास क्या है, इफ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाए, या बोल सकता हूं पैरेलल टू वाई एक्सिस। ध्यान समझिएगा। तो अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, देखिए। तो मैंने बनाया, ड्रॉ किया ऐसे करके। तो हमने क्या किया, एक प्लेन बनाया और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक कर्व बनाया, कुछ ऐसे करके हमने कर्व लिया। और हमने क्या किया, उसके एक पॉइंट कोई भी ले लिया। और देखो यहाँ पे ये टेंजेंट बन गई, ये टेंजेंट 90 डिग्री एंगल बना रही है। ये हमारे पास पॉइंट क्या है, ये पॉइंट P हमारे पास है, Px1। ये हमारे पास कोई कर्व है, ठीक। और ये हमारे पास क्या, टेंजेंट है। तो देखो टेंजेंट मेक्स 90 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। टेंजेंट कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री का कोण बना रही है। किसके साथ, एक्स अक्ष के साथ बना रही है। तो एक्स अक्ष के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे थीटा कितना होगा, ये जो थीटा हमारे पास है 90 डिग्री, ये इसको बोलते हैं आनत कोण या बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। 90 डिग्री होगा तो मैं बोल सकता हूँ 1090 कितना होगा, 1090 होता है इन्फिनिटी, या बोल सकता हूँ 1/0, या बोल सकता हूँ नॉट डिफाइंड। तो कहने का मतलब है कि अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बना रही है तो जो टेंजेंट का स्लोप होगा दैट इज dy बाय डी एक्स कौन से पॉइंट पर, x1 y1 पर, वो क्या होगा, वो हो जाएगा 1/0 हो जाएगा। इतनी बात समझ आई नहीं आई, ये बात समझिएगा, ठीक है। ये 1/0 हो जाएगा। या इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो मैं कह सकता हूं dx/dy कौन से पॉइंट पर, x1 y1 पर क्या होगा, 0 होगा। तरीका समझ आया नहीं है। तो कहने का मतलब है कि टेंजेंट अगर पैरेलल एक्स एक्सिस के तो उसका स्लोप 0 होगा, टेंजेंट का स्लोप 0 होगा। अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो dy बाय डी एक्स बराबर क्या होगा, 1/0 होगा या इन्फिनिटी होगा। तरीका समझ आया नहीं है, सिंपल सी बात है। किसी भी लाइन के स्लोप का इन्फिनिटी होने का मतलब है लाइन वर्टिकल हो जाती है। ये लाइन क्या है हमारे पास, ये जो लाइन है यहाँ पे टेंजेंट है, ये क्या हो गई, वर्टिकल हो गई। तो अगर लाइन का स्लोप इन्फिनिटी है तो इसका मतलब क्या है, लाइन वर्टिकल है। बात समझ आई नहीं है। मैक्सिमम फॉल की सिचुएशन है ये। कौन सी सिचुएशन है, मैक्सिमम फॉल। अगर आपको यहाँ पे बैठा दिया जाए तो सबसे ज़्यादा स्पीड में आप गिरोगे यहाँ से। तरीका समझ आया नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या है, कुछ क्वेश्चन हम करते हैं और आपको समझाते हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, इधर से स्टार्ट करते हैं, ये हम लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एक एग्जाम्पल लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक एग्जाम्पल लिया, हमने कहा एक कर्व आपको दे दिया मैंने, कर्व हमने आपको दे दिया, कुछ भी दे दिया, y² बराबर 4x हमने आपको कर्व दिया। और पॉइंट आपको दे दिया मैंने, पॉइंट क्या दे दिया, x मैंने 1 दे दिया और y कितना दे दिया, 2 दे दिया। बात समझ आई नहीं आई, ये पॉइंट दे दिया, ठीक है, ये पॉइंट दे दिया। और मैंने आपसे कहा हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बतानी। क्या बतानी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताना मेरे को, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताना है कौन से पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। तो आपको क्या करना है, सोल्यूशन देखिए। सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम आपको स्लोप निकालना है। टेंजेंट लिखने से पहले आप ये तय करिए कि आपको टेंजेंट किस पॉइंट पे लिखनी है। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि टेंजेंट लिखने से पहले आप ये तय करिए कि टेंजेंट आपको किस पॉइंट पे लिखनी है। बात समझ आई नहीं आई, इंपॉर्टेंट चीज है। तो टेंजेंट जब आप लिख रहे होगे तो आपको एक पॉइंट गिवन होगा। तो जब आप ये डिसाइड कर लोगे कि हमें इस पॉइंट पे टेंजेंट लिखनी है
तो आप आगे बढ़िए, उसी पॉइंट पे हमें स्लोप फाइंड करना होगा। तो टेंजेंट मेरे को इस पॉइंट पे लिखनी, इसका मतलब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा 2y dy बाई डी एक्स बराबर 4। तो यहां से हमारे पास dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, dy बाई डी एक्स आ जाएगा 2/y, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4। ठीक, तो यहां से 2/y आएगा। तो मेरे को dy बाई डी एक्स कौन से पॉइंट पर चाहिए, dy बाई डी एक्स चाहिए कौन से पॉइंट पर, 1,2। तो पॉइंट 1,2 हो गया, कितना मिल गया बताइए, मिल गया हमारे पास जब 1,2 रखा तो 2/2 मिल गया, तो कितना आ गया 1 आ गया। बात समझ आई नहीं आई, ये कैंसिल हो गया, 2/2 कितना आ गया, x बराबर 1 है, y बराबर 2 है, तो रख दिया 2/2 1 आ गया। तो इसका मतलब हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट जो आया वो कितना आ गया 1 आ गया। तो अब देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लिखेंगे तो कैसे लिख पाएंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 1,2 टू द कर्व, कौन सा कर्व है हमारे पास, टू द कर्व y² बराबर 4x। ठीक, तो क्या लिख पाएंगे बताइए, y माइनस y1 x1 y1 y माइनस y1 m, यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप आएगा तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना निकला 1 x माइनस x1, ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आया y माइनस 2 बराबर x माइनस 1, ये अगला कितना आ जाएगा x माइनस y, इस 2 को उधर ले जाएंगे, -1 + 2, तो ये हो जाएगा 1 बराबर 0। तो हमारे पास ये जो लाइन आई है ये किसकी इक्वेशन है, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई हमारे पास। कौन से कर्व पे, इस वाले कर्व पे आ गई, इस कर्व के इस पॉइंट पे आ गई। तरीका समझ आया नहीं है, तो अगर आप पॉइंट बदलोगे तो एक टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आप पॉइंट बदलोगे तो टेंजेंट की इक्वेशन बदल जाएगी, अगर आप कर्व बदलोगे तो टेंजेंट की इक्वेशन बदल जाएगी। हर डिफरेंट पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन डिफरेंट होती है। इतनी बात समझ आई नहीं है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको, वो भी ठीक क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है हमारे पास, हाँ यहाँ पे देखिए। अब एक चीज़ आपको बताते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, आसान सा क्वेश्चन लेते हैं ये भी। तो देखिए यहाँ पे हमसे कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y बराबर 2x³ - 1 एट 1,1। बात समझ आई नहीं आई, तो हमें क्या करना है, देखो ये बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो कोई बहुत कठिन लैंग्वेज नहीं है, बहुत आसान लैंग्वेज है। हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखनी है। कौन से पॉइंट पर, इस पॉइंट पर लिखनी है। कौन सा कर्व है ये, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने के लिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखने के लिए हमें एक पॉइंट चाहिए और कर्व चाहिए, बस इसके आगे कुछ भी नहीं चाहिए। पॉइंट है, कर्व है, सीधे सीधे क्या करोगे, कर्व हमारे पास क्या, y बराबर 2x³ - 1, तो हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया। जब डिफ्रेंशिएट किया हमने dy बाई डी एक्स निकाला, कितना आ गया, dy बाई डी एक्स आ गया 3 2 6 x², 6x² आ गया। हमने dy बाई डी एक्स कौन से पॉइंट पर निकाला, dy बाई डी एक्स हमने निकाला 1,1 पर। कौन से पॉइंट पे निकाला, 1,1 पे। तो ये हमारे पास कितना आ गया 6 आ गया। और ये जो हमारे पास आया क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट है। इतनी बात समझ आई नहीं है, ये हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। ये हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट जब आया तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, देखिए ध्यान से। अगर मेरे को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी है, क्या हो जाएगी, कौन से पॉइंट पर, इसी पॉइंट पर तो हो जाएगी y माइनस y1। देखो x1 y1, ये हमारे पास x1 है और ये y1 है, तो y माइनस y1। और यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, 6 है, और x माइनस x1। तो इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, y माइनस y1, और ये हो जाएगा 6x माइनस 6। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 6x माइनस y, ये इधर जाएंगे तो -5 बराबर 0। हमने इसको सिंप्लीफाई किया, ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। ये क्या आ गई, ये हमारे पास टेंजेंट आ गया। अब अगर नॉर्मल की हम बात करेंगे तो देखो टेंजेंट का स्लोप इतना है, टेंजेंट का स्लोप इतना है ना, तो आपको पता है, यहाँ से एक चीज़ आपको पता होगी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होगा, -1 होगा। तो यहाँ से नॉर्मल का स्लोप कितना आ जाएगा, mn, नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा -1/mt। तो यहाँ से कितना आ जाएगा नॉर्मल का स्लोप, -1/6। देखो 6 लिखा ना, तो पलट दो इसको, 1/6 हो जाएगा, और साइन लगा दो बाहर माइनस का, तो -1/6 आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ
नॉर्मल कितनी आ गई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई y माइनस वाई वन एम कितना हुआ -1/6 x माइनस x1, तो ये 6 इधर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 6y माइनस 6 बराबर -x+1, तो x इधर चला जाएगा तो हो जाएगा x प्लस 6y और -7 बराबर 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन किसकी आ गई, इक्वेशन हमारे पास नॉर्मल की आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि अभी मैं स्टार्टिंग लेवल पे हूँ, बिगनिंग कर रहा हूँ टॉपिक का, तो इसीलिए बहुत आसान क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बन सकते हैं, बट क्वेश्चन बनने से पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कंसेप्ट। अब आपको आता ही नहीं टेंजेंट कैसे लिखते हैं, नॉर्मल कैसे लिखते हैं, स्लोप कैसे लिखते हैं, ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट करिए, फिर उसके आगे हम प्रोसीड करते हैं। अब आगे देखिए, अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, जब स्ट्रेट लाइन आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पढ़ा होगा आपने कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप बराबर होता है। ठीक, तो ये चीज़ नोट डाल के लिख लीजिए, नोट डाल के ये लिख लीजिए कि हमारे पास अगर ये कह रहा है कि दो लाइन है, एक लाइन ये हमारे पास है, दूसरी लाइन ये हमारे पास लाइन L1 है और इसका स्लोप क्या है M1 है, लाइन L2 है तो इसका स्लोप क्या है M2 है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि L1 किसके पैरेलल है, L2 के पैरेलल है। L1 L2 पैरेलल अगर है तो क्या होगा, M1 M2 क्या होगा, बराबर होगा। ये बात याद रखिए। तो इसको आप स्टेटमेंट में लिख लीजिए कि इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, समांतर हैं, दो रेखाएं समांतर हैं, देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। ठीक है, देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो उनका जो स्लोप है वो क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। तरीका समझ आया नहीं आया, इंपॉर्टेंट है कि नहीं इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब देखिए, ये आपको पता होगा, बहुत बेसिक चीज़ है। अब एक चीज़ और आपको बताते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि कोई लाइन हमारे पास वो इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रही है। ध्यान से देखिएगा, कोई लाइन है वो एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रही है। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है इंटरसेप्ट का क्या मीनिंग होता है। इंटरसेप्ट का मतलब होता है लंबाई। जैसे कोई लाइन एक्स एक्सिस पे सेम लेंथ कट कर रही है, वाई एक्सिस पे सेम लेंथ कट कर रही है, उसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। ठीक, तो जैसे मान लो सपोज करो हमारे पास क्या है कि ये लाइन हमारे पास है, ये लाइन ये यहाँ पे इसने क्या किया 1,0 मिला, और ये हमारे पास क्या मिला, ये मिला 0,-1 मिला। तरीका समझ आया नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ इक्वल इंटरसेप्ट का क्या मतलब होगा, बताइए। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब ये होगा कि सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या है कि इसकी लंबाई कितनी, इसकी लंबाई 1, इसकी लंबाई कितनी, इसकी लंबाई भी 1। अगर लेंथ के हिसाब से हम देखें, लेंथ के हिसाब से हम देखें तो 1 है, बट कोऑर्डिनेट के हिसाब से देखें तो अलग है, ये 1 है, -1 है, लेकिन लेंथ के हिसाब से देखें तो ये इंटरसेप्ट है। तरीका समझ आया नहीं है, कोई दिक्कत। इंटरसेप्ट की वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है, सिंपल सी बात है। जैसे मैंने कहा कि x इंटरसेप्ट -2 है, तो इसका मतलब क्या, 2 लंबाई का -x एक्सिस की तरफ कट कर रहा है। तरीका समझ आया नहीं है। तो अगर कभी भी एक स्टेटमेंट आपसे बोल दे कोई लाइन एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रही है तो स्लोप क्या होगा। ठीक, और स्लोप देखिए, स्लोप डिपेंड करता है थीटा पे। थीटा क्या होता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। थीटा होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, उसको हम बोलते हैं, फिर उसी का हम tan निकालते हैं, उसको स्लोप बोलते हैं। तो देखिए, इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, ढंग से एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है कि कोई लाइन एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रही है। ठीक, यहाँ जैसे मान लीजिए एक सिचुएशन हमने क्रिएट की, एक फिगर मैंने ये बनाया, तो कोई लाइन क्या है ऐसे कट कर रही है। ध्यान से देखिए, ये मतलब ये भी 1 है, ये भी, ये और ये बराबर है। ये दोनों अगर बराबर हैं, आपको पता है ये 90 है, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। सिंपल सी बात है भाई, ये दोनों बराबर अगर है, ये लंबाई और ये लंबाई दोनों बराबर है। ठीक, तो दोनों बराबर है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है भाई। ये 2 है तो ये भी 2, ये 3 तो ये भी 3, ये 4 तो दोनों बराबर है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो ये अगर थीटा होगा हमारे पास तो ये भी थीटा होगा ना, तो हम कह सकते हैं ये 90 है तो इन दोनों का सम भी 90 होना चाहिए, तो मतलब 45 होना चाहिए। तरीका समझ आया नहीं है। मैं कह सकता हूँ ये दोनों क्या होने चाहिए, 45 होने चाहिए, क्योंकि ये 90 है तो इसका भी सम 90 होना चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल के टोटल एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो ये 90, तो इन दोनों का सम 90, मतलब, और दोनों बराबर होने चाहिए। तो ये 45 और ये भी कितना हो जाएगा 45, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा
35। तरीका समझ आया नहीं? और यही हमारे पास क्या होता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है, यही हमारे पास होता है थीटा। तो यहाँ पे स्लोप कितना आ जाएगा, tan 135, आपको पता है tan 135 कितना होता है, -1 होता है। तो यहाँ पे स्लोप हमारे पास कितना आ गया, -1 आया। बात समझ आई नहीं आई? अगला फिगर क्या बन सकता है, अगला केस क्या बन सकता है, यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या है, इक्वल इंटरसेप्ट। क्या है यहाँ पे, इक्वल इंटरसेप्ट्स, इंटरसेप्ट्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक, इसको बोलेंगे समान अंतःखंड। क्या लिख बोलेंगे इसको, समान अंतःखंड। इतनी बात समझ आई नहीं आई? अगला देखिए, अगर मैं एक केस और कंसीडर करता हूं, लाइन मान लो ऐसे हो गई हमारे पास, लाइन, यही लाइन सिमिलर नीचे से ऐसे चली गई, ये चली गई। तो मान लो ये दोनों बराबर है, ठीक, ये दोनों अगर बराबर, दोनों की लंबाइयां बराबर है, तो ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये दोनों बराबर होंगे एंगल, तो ये हो जाएगा 45 और ये भी हो जाएगा 45। तो ये वाला इस केस में क्या बनेगा, ये बनेगा थीटा। तो ये थीटा कितना हो जाएगा, ये थीटा हमारे पास हो जाएगा कितना, 135। कितना हो जाएगा, 135, क्योंकि ये इसी के पैरेलल हमने लाइन खींची है, तो 135 हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ थीटा 135 है, तो m स्लोप कितना हो जाएगा, m बराबर 10 135 बराबर -1। तो इस केस में क्या होगा, स्लोप कितना होगा, -1 होगा। तो देख रहे हैं आप, अगर ये दोनों केस हमने लिए तो स्लोप कितना आ रहा, -1। लेकिन दो फिगर अभी और बाकी। मान लो लाइन अगर हमारे पास कुछ ऐसे करके हो गई, लाइन अगर मान लो सपोज करो कुछ ऐसे करके हो गई, ये दोनों बराबर हो गए, तो आपको पता होना चाहिए, तो ये कितना होगा, 45 होगा। ठीक, तरीका समझ आया नहीं है? तो स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा m बराबर 10 45, मतलब हो जाएगा 1। अगर एक फिगर में ये कंसीडर करता हूँ, ये फिगर में कंसीडर करता हूँ, तो इस केस में भी ये क्या होगा, ये 90 है, तो ये 45 और ये वाला भी 45, तो ये कितना हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, m कितना होगा, 10 45 आ जाएगा 1। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास लाइन है वो अक्षों पे समान अंतःखंड कट करती है, समान अंतःखंड बनाती है, तो इसका मतलब क्या होगा, उसका स्लोप कितना होगा, या तो 1 होगा या -1 होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। बात समझ आई नहीं? अगर कोई सरल रेखा, कोई स्ट्रेट लाइन एक्सिस पे, एक्सिस का मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों पे समान अंतःखंड बनाती है, तो उनकी प्रवणता, वो जो उस रेखा की प्रवणता होगी, उस रेखा का स्लोप होगा, वो कितना होगा, या तो 1 होगा या -1 होगा। क्यों होगा, मैंने आपको बताया, 4 केस बनेंगे, इसके अलावा कोई केस नहीं बनेगा। तरीका समझ आया नहीं? मैं स्टेटमेंट को डायरेक्टली लिखा भी सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है, फिर भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि क्यों होता है। तो हर चीज के पीछे आपको लॉजिक पता होना चाहिए, अगर आप चाहते हो आप परफेक्ट हो। ठीक है, तो देखिए, तो मैं यहां पे नोट डाल के क्या लिखता हूं, नोट हमारे पास क्या है, इफ लाइन मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सिस, ये बात याद रखिएगा, एक्सिस का मतलब होता है एक्स एंड वाई। ठीक है, देन स्लोप इज +-1। ये बात समझिएगा। इसको हिंदी में अगर हम लिखना चाहें, हिंदी में बोलना चाहें, तो हिंदी में क्या बोलेंगे कि यदि रेखा अक्षों पर समान अंतःखंड बनाती है, मैं क्या बोल रहा हूं, यदि रेखा अक्षों पर समान अंतःखंड बनाती है, तो रेखा की प्रवणता या तो 1 होगी या -1 होगी, मतलब +-1 होगी। तरीका समझ आया नहीं है? तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो देखिए ध्यान से, तो अगर कभी भी इस टाइप से आपसे कहा जाए कि टेंजेंट मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सिस, टेंजेंट जो है स्पर्श रेखा अक्षों पर समान अंतःखंड बनाती है, तो आप क्या करिए, स्पर्श रेखा का स्लोप निकालिए, स्लोप निकालने के बाद स्लोप की वैल्यू +-1 के बराबर रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तरीका समझ आया नहीं है? तो अब देखिए, हम आगे बात करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, ये लिखा, देखिए यहां पे लिखा है, हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द कर्व्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y बराबर x³ -5x + 2, which are parallel to the line
पैरेलल टू द लाइन y बराबर 4x+1। बात समझ आई नहीं है? अब देखिए सवाल को समझते हैं हम, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। अगर आपको दिक्कत हो तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या बोला? हमने यहाँ पे ये कहा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, मतलब हमें स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो, ठीक है। कौन सा कर्व है? ये कर्व दे रखा है। हमें इस कर्व पर हमें क्या करना है? टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना है। ये जो कर्व दे रखा है, ये जो वक्र है, इस वक्र पर हमें स्पर्श रेखा की इक्वेशन फाइंड करनी है। तरीका समझ आया नहीं है? स्पर्श रेखा की इक्वेशन फाइंड करनी है। कब फाइंड करनी है? विच आर पैरेलल टू द लाइन। बात समझ आई नहीं है? हमें इस कर्व पर क्या करनी है? एक बहुत सारी टेंजेंट आएंगी, तो इस कर्व पर मेरे को टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है, लेकिन जो क्या हो, जो टेंजेंट इसके क्या हो? पैरेलल हो। हमें इस कर्व पर उस टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है जो इस लाइन के पैरेलल हो। तरीका समझ आया नहीं है? ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्योंकि इसमें रट नहीं पाओगे आप, सिर्फ समझिए कैसे करते हैं। तो देखो हमसे बोला है कि इस वाले कर्व पर बहुत सारी टेंजेंट खींच सकते हो आप, उस टेंजेंट को बताओ जो टेंजेंट इसके पैरेलल हो। तो सिंपल सी बात है, इस कर्व पर जो टेंजेंट हम खींचेंगे उसका स्लोप और इसका स्लोप बराबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमसे बोल रहा है कि विच आर पैरेलल टू द लाइन। विच आर पैरेलल टू द लाइन मतलब हमें उस टेंजेंट को बताना है, उन टेंजेंट को बताना है जो इस लाइन के पैरेलल हो। तो यहां पे मैंने मान लिया सबसे पहली चीज, टेंजेंट को लिखने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? एक पॉइंट चाहिए। तो हमने मान लिया लेट P x1 y1 be any point on the curve, be any point on the curve। हमने ये माना कि ये कोई भी पॉइंट है कर्व पे। अगर ये कर्व पे है तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, हमने पहले ही रख दिया। y1 बराबर x1 क्यूब माइनस 5x1+2, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब हमने क्या किया? इसको डिफरेंशिएट किया। जो कर्व हमारे पास था ना, इसको हमने डिफरेंशिएट किया। जब इस कर्व को आप डिफरेंशिएट करोगे तो dy/dx कितना आ जाएगा? dy/dx कितना आ जाएगा? 3x² माइनस 5। अब dy/dx कौन से पॉइंट पर निकालेंगे हम? x1 y1 पर। x1 y1 पर हमने निकाला, कितना आ गया बताइए? 3x1² माइनस 5। ये हमारे पास क्या आ गया? ये टेंजेंट का स्लोप आ गया। और टेंजेंट की इक्वेशन हमें किस पे लिखनी है? इस पे लिखनी है। तरीका समझ आया नहीं है? तो देखिए ध्यान से, हमसे कह रहा है कि हमें उन टेंजेंट को बता दो, आप इस कर्व के उन टेंजेंट को बताओ जो टेंजेंट इस रेखा के समांतर हो, इस लाइन के पैरेलल हो। तो हमने क्या किया? मान लिया कोई एक पॉइंट x1 y1 है, जिस पर अगर हम टेंजेंट खींचें तो वो टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल हो जाती है। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। मैंने मान लिया एक पॉइंट x1 y1 है, आप x1 y1 के अलावा कोई पॉइंट मान सकते हो, अल्फा बीटा मान सकते हो। तरीका समझ आया नहीं है? लैम्डा म्यू मान सकते हो, कोई भी पॉइंट आप मान सकते हो, कोई जरूरी नहीं आप x1 y1 मानो। तो मैंने मान लिया x1 y1 एक पॉइंट है इस कर्व पर। अगर हम x1 y1 पर टेंजेंट खींचते हैं तो टेंजेंट क्या हो जाती है? इस रेखा के समांतर हो जाती है, इस लाइन के पैरेलल हो जाती है। तो इसका मतलब x1 y1 पे हमने टेंजेंट का स्लोप निकाल लिया। तो ये जो टेंजेंट का स्लोप होगा ये किसके बराबर होगा? इस लाइन के स्लोप के बराबर होगा। तो मैं कहता हूं स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन कितना हो जाएगा? स्लोप ऑफ लाइन ध्यान से देखो, y बराबर mx+c, तो m कितना है? यहां से m है 4। तो मैं कह सकता हूं स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होना चाहिए? बराबर 4। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हमारे पास? स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास है x1² माइनस 5 बराबर 4। तो यहां से हो गया 3x1² बराबर 9, और ये 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। 3 3 9, तो यहां से x1 बराबर कितना आ गया? प्लस माइनस √3। x1 बराबर कितना आ गया? प्लस माइनस √3 आ गया। तो x1 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, जो मेन इक्वेशन थी, यहां से हमने देखा तो इसमें हमने रख दिया, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो जब हमने इसमें रखा x की वैल्यू तो यहां रखी, तो देखो y1 कितना आया? y1 हमारे पास आ गया y1 बराबर x1 क्यूब। तो अगर इसका हम क्यूब करेंगे तो प्लस रखेंगे तो प्लस मिलेगा, माइनस रखेंगे तो माइनस मिलेगा। तरीका समझ आया नहीं है? ध्यान से देखिए, यहाँ से कोई मिस्टेक तो नहीं होगा, चेक करते हैं। तो ये 3x1² माइनस 5 किसके बराबर होगा? इसके स्लोप के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि बोल रहा है कि टेंजेंट का स्लोप और लाइन का स्लोप बराबर है। सिंपल सी बात है, हमें वो पॉइंट चाहिए, वो टेंजेंट चाहिए जिसका स्लोप इसके बराबर है। तो हमने क्या किया? इसमें रखा, रखने के बाद 5 4 9 हो गया, तो ये हो गया 9, 3 से कैंसिल किया, 3 3 9, √3 आ गया, प्लस माइनस √3। तो देखो अगर हम क्या करेंगे, x बराबर प्लस √3 रखेंगे तो यहाँ देखो कितना मिलेगा? x1 क्यूब इसमें रखेंगे, x1 क्यूब मिलेगा 3 √3 मिलेगा, 3 √3 मिलेगा, माइनस 5 √3 मिलेगा,
ठीक है, और प्लस 2 मिलेगा। इतनी बात समझ आई नहीं है? ये हमें मिल गया ये वाला पॉइंट। तो इन दोनों को हमने सॉल्व किया। जब इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास y1 कितना आ गया? y1 हमारे पास आ गया 2 माइनस 3 में से 5 जाएगा तो आ जाएगा 2√3। तो ये हमारे पास y1 आ गया, मतलब एक पॉइंट हमारे पास क्या मिला? √3 कॉमा दिस, ये मिल चुका है। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। ध्यान से देखिए, हमारे पास पॉइंट क्या आ गया? हमारे पास पॉइंट आ गया जब हमने x बराबर √3 रखा तो y बराबर कितना आ गया? 2 माइनस √3। अब देखो, अगर हम x बराबर कितना लें? माइनस √3 लें तो y1 बराबर कितना आ रहा है? x, अगर हम ये ले लें x1 बराबर अगर हम ये ले लें -√3 x1 बराबर, ठीक है, ये x1 है, तो y1 कितना आ जाएगा? यहाँ -√3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? -3√3। कितना आ जाएगा? यहाँ रखेंगे, देखो इसमें 3√3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5√3, -√3 रखेंगे और प्लस 2, तो कितना आ जाएगा? y1 बराबर हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 2√3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? x1 आ जाएगा -√3, y1 आ जाएगा 2 प्लस √3। तो हमारे पास दो पॉइंट मिले, एक पॉइंट ये मिला और एक पॉइंट ये मिला। तो कह रहा है यहाँ से ये मतलब है कि ये जो पॉइंट्स आए हैं ना, अगर हम इन पॉइंट्स पे टेंजेंट खींचें तो जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो इस लाइन के स्लोप के बराबर होगा। या बोल सकते हो कि अगर इन पॉइंट्स पे टेंजेंट हम खींचें तो जो टेंजेंट आएगी ना, वो टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल होगी। ध्यान से समझिए, इसीलिए मैं इतना टाइम लेके आपको बता रहा हूं कि चीजें दिमाग में फीड हो जाएं। क्वेश्चन की लाइन टू लाइन पढ़िए आप, अगर क्वेश्चन की लाइन टू लाइन नहीं पढ़ोगे तो समझ में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इस पे अगर आपको टेंजेंट निकालनी हो, आपको पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? सिंपल सी बात है, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? क्योंकि टेंजेंट का स्लोप और इसका स्लोप बराबर है, तो स्लोप हम क्या रखेंगे? 4 रखेंगे। तो अगर मैं आपसे कहता हूं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए, ठीक है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना रखेंगे? एम्प्टी, वो 4 ही रहेगा क्योंकि टेंजेंट इसके पैरेलल है। तो क्या आएगा बताइए? y माइनस y1, यहाँ से कितना आ जाएगा? y माइनस x1 y1 रखेंगे तो 2√3 बराबर 4x माइनस √3, ये आंसर आ गया। अगर मेरे को b पे चाहिए, पॉइंट b पे चाहिए तो कितना आ जाएगा? y माइनस 2 माइनस 2√3, 2 माइनस 2√3, स्लोप ऑफ टेंजेंट 4 हो जाएगा और x प्लस √3, ये आंसर आ जाएगा। तरीका समझ आया नहीं है? ये हमारे पास आंसर आ जाएगा क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है? dy/dx कितना है? 4 है। इतनी बात समझ आई नहीं? बताइए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल था, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कभी कभी हमसे कहता है एक कर्व दे देगा और हमसे कहेगा बेसिकली कर्व के उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करिए जहां पर कर्व एक्स एक्सिस को कट करता है, कर्व के उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करिए जहां पे कर्व वाई एक्सिस को कट करता है। तो ये चीज याद रखिए, कभी भी अगर एक सिचुएशन हो कि जैसे मान लो कोई कर्व, ध्यान से देखिए, जैसे मान लो हमारे पास क्या है, कोई भी कर्व है, तो जैसे मान लो हमने एक कर्व लिया, मान के चलिए, जैसे मान लो एक कर्व हमारे पास ये हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे करके हमने बनाया। तो कोई कर्व एक्स एक्सिस को जहां भी कट करता है, कोई कर्व एक्स एक्सिस को उस पॉइंट पे कट करेगा जहां पे क्या होगा? y बराबर 0 होगा। अगर आपसे कह रहा है कोई कि बताओ एक्स एक्सिस को कर्व किस पॉइंट पे कट करता है, तो आप y बराबर 0 रख दो, अपने आप x के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तरीका समझ आया नहीं? क्योंकि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये x एक्सिस को कौन से पॉइंट पे कट करेगा? जहां पे y बराबर 0 होगा। तो जो कर्व की इक्वेशन होगी, मेन इक्वेशन होगी हमारे पास कर्व की, उसमें हम क्या कर देंगे? y बराबर 0 रख के x के लिए सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे। अगर आपसे कोई कहता है कि कर्व बताओ, कर्व y एक्सिस को कहां कट करता है, तो y एक्सिस पे आपको पता होना चाहिए x बराबर 0 होता है। तो आप क्या करोगे, जो मेन कर्व आपके पास होगा उसमें क्या करोगे, आप उसमें x बराबर 0 पुट करके सॉल्व कर लोगे, y की वैल्यूज आ जाएंगी। तरीका समझ आया नहीं है? तो क्वेश्चन को किसी भी एंगल से घुमाया जा सकता है, करेक्ट ना? कभी कभी पूछ सकता है कि आपसे कह देगा कि कर्व के उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करिए, ठीक है, जहां पर टेंजेंट ड्रॉ की गई टेंजेंट किसी गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है। सिंपल सी बात है, ऐसे बोल सकता है। तो परपेंडिकुलर होगी तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा? -1 होगा। सिंपल सी बात है, बहुत आसान है। तो इसलिए क्या है कि चीजों को वर्डिंग पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए। वर्डिंग पे अगर आप ध्यान देंगे तो चीजें आप कर पाएंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए, फिर उसके आगे हम प्रोसीड करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं हम और समझते हैं। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें लिखा है हमारे पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
टू द कर्व y बराबर एक्स क्यूब माइनस 1 एक्स माइनस 2 एट द पॉइंट्स where the curve cuts the x-axis। ध्यान से देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखिए। हमसे कह रहा है, उसने बोला है कि हमें क्या करना है, हमें बेसिकली इस कर्व के, ये जो कर्व दे रखा है, क्योंकि देखो टेंजेंट या नॉर्मल लिखने के लिए एक पॉइंट होना जरूरी है। बिना टेंजेंट एंड पॉइंट के आप टेंजेंट एंड नॉर्मल कैसे लिख सकते हो भाई? टेंजेंट एंड नॉर्मल किस पॉइंट पे लिखोगे जब पॉइंट ही नहीं दिया है? तो हमेशा आपको पॉइंट के बारे में कुछ ना कुछ जरूर इंफॉर्मेशन देगा, जरूर देगा। तो देखो ये कर्व हमारे पास है, तो हमसे कह रहा है कि इस कर्व के उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करिए। मैंने क्या बोला? इस कर्व के उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करिए कि जहां पर ये कर्व जो है ना एक्स एक्सिस को कट करता है। हमने क्या बोला? ये जो वक्र दे रखा है, इस वक्र के उस बिंदु पर टेंजेंट की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करिए जहां पर ये वक्र एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। बात समझ आई नहीं आई? देखिए, एट द पॉइंट्स वेयर द कर्व कट्स द एक्स एक्सिस। तो हमें क्या करना है? टेंजेंट की इक्वेशन उस पॉइंट पे बतानी है जहां पे ये एक्स एक्सिस को कट करता है। बात समझ आई नहीं है? तो मैंने आपको क्लियरली मेंशन किया था कि अगर कोई कर्व एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। अगर कोई कर्व वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा वहां पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो हमने क्या किया, ये कर्व हमारे पास क्या, वाई बराबर एक्स क्यूब माइनस 1 और एक्स माइनस 2। तो हम कह सकते हैं एट एक्स एक्सिस पे क्या होना चाहिए? पुट y बराबर 0। y बराबर इसमें क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। y बराबर जब 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा? एक्स क्यूब माइनस 1 और x माइनस 2 बराबर 0। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो ध्यान से, यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा? जब इसको हम 0 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आएगा? x बराबर 1 आएगा। ये एक्स क्यूब बराबर अगर कभी भी 1 होता है तो एक्स क्यूब की एक्स की 3 वैल्यू आती है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। बट हम ओमेगा ओमेगा स्क्वायर नहीं लेंगे क्योंकि वो रियल नहीं है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। 1 आएगा, ओमेगा आएगा, ओमेगा स्क्वायर आएगा, बट ये दोनों हम नहीं लेंगे। इसीलिए हम क्या लेंगे? एक्स बराबर 1 आया, और जब आप इसको 0 करोगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो हमारे पास एक्स बराबर 1 और 2 मिला। तो जब एक्स बराबर 1 और 2 मिला तो क्योंकि y तो 0 ही है तो हमारे पास पॉइंट्स क्या आ गए? एक जो पॉइंट्स हमारे पास हैं वो पॉइंट्स हमारे पास आ गए। यहाँ से देखिए, एक पॉइंट को मैंने a बोला, एक आ गया 1,0 और दूसरा पॉइंट है b आया, वो कितना आ गया? 2,0। इतनी बात समझ आई नहीं है? 1,0 और 2,0 पॉइंट आ गए हमारे पास। अब हम क्या करेंगे? अब बेसिकली अब हम टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे। टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए स्लोप चाहिए, तो हमने कर्व को डिफरेंशिएट किया। जब कर्व को हमने डिफरेंशिएट किया, dy बाई dx हमने निकाला तो कितना आ गया? ये दोनों फंक्शन प्रोडक्ट में है तो हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो पहले वाले फंक्शन को छोड़ा हमने, एक्स क्यूब माइनस 1 को छोड़ा, इसको डिफरेंशिएट किया। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे कितना आएगा? 1। अब हमने क्या किया? प्लस एक्स माइनस 2 को छोड़ा, इसको डिफरेंशिएट किया तो कितना आ गया? 3x स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास dy बाई dx बराबर कितना हो गया? ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस 3x स्क्वायर एक्स माइनस 2। फिर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, dy बाई dx बराबर एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस 3x क्यूब माइनस 3 टू जस्ट 6x स्क्वायर। तो यहाँ से dy बाई dx कितना आ गया? dy बाई dx हमारे पास आ गया एक्स क्यूब प्लस 3x क्यूब प्लस 3x क्यूब प्लस x क्यूब हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 1। तो हम स्लोप फाइंड करेंगे दोनों पॉइंट पर। एक बार हम a पे फाइंड करेंगे, कितना है? 1,0 पर स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे। mt का स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ जाएगा? जब x बराबर 1 रखेंगे तो हो जाएगा, देखो 4 हो जाएगा, 4 और 6 एक साथ, -3 आ जाएगा, 4 -6 -2 -1। तो ये आ गया। कब आया? जब हमने a पे स्लोप निकाला टेंजेंट का। अब हम क्या करेंगे? b पे निकालते हैं mt। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ जाएगा? कौन से पॉइंट पर? पॉइंट b पर। पॉइंट b कितना हमारे पास है? 2,0। जब 2 रख देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 to the 4 to the 8, 8 चौक 32 माइनस 2 दूनी 4, 4 छंग 24 माइनस 1, 24 1 25 हो जाएगा, 7 बचेगा। कितना बचेगा? 25 7 32। ठीक, तो बचेगा 7।
तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स आया कौन से पॉइंट पर, बी पर, वो कितना आ गया, वो हमारे पास आ गया 7, या इसी को हमने बोला mt स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ए और बी पर हमने टेंजेंट का स्लोप निकाल लिया, ठीक। इस पे 3 या -3 या इस पे 7 आए। तो अगर इक्वेशन चाहिए मेरे को, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक, एट ए पर चाहिए, कौन सा, ए कितना है 1,0, तो क्या हो जाएगी y माइनस y1 x1 y1 0, और स्लोप कितना है ए पर -3 x माइनस x1, तो यहाँ से कितना आ गया -3x आएगा, इसको इधर लाएंगे 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे +3, तो इधर आ जाएगा -3। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी कौन से पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, ठीक है। अब देखिए बी पॉइंट पे बात करते हैं हम। बी पॉइंट पे जब बात करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट बी हमारे पास कितना है 2,0, तो कितना हो जाएगा y माइनस y1 x1 y1, और m स्लोप कितना है 7 बी पर, और x माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 7x, y को धर लिया -y माइनस 14 बराबर 0। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा बेसिकली बी पर टेंजेंट आ जाएगी, तो यही हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जिन पॉइंट पे ये कर्व एक्स एक्सिस को कट करता है, प्रतिच्छेद करता है, उन पॉइंट पे टेंजेंट कितनी आई, 2 टेंजेंट आ गई, ठीक है, क्योंकि 2 पॉइंट मिल रहे हैं। तो पॉइंट अगर डिफरेंट है तो टेंजेंट भी डिफरेंट होंगी। इतनी बात समझ आई नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, या आप ट्राई करिएगा, कोशिश करिएगा, ठीक है। ये देखिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये आप करिएगा, ये आपका SW है, ये नॉर्मल का है। तो देखिए कभी भी अगर आपको पॉइंट ना दिया हो, टेंजेंट के लिए पॉइंट ना दिया हो या नॉर्मल के लिए पॉइंट ना दिया हो, तो आप एक पॉइंट अपनी तरफ से मान लेना कि लेट x1, y1 बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व। मान लेना कि x1, y1 एक पॉइंट है जो कर्व पे स्थित है, और कर्व पे स्थित है तो कर्व की समीकरण को सेटिस्फाई करेगा, कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और कर्व की इक्वेशन में सेटिस्फाई करके उसको आप कुछ मान लो, रख लो। तरीका समझ आया नहीं है, और फिर आगे बढ़ो और आपको रास्ता मिल जाएगा। मेन होता है रास्ता, अप्रोच। अब देखिए ये आपको क्वेश्चन करना है, SW आपका है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x स्क्वायर बराबर 4y which passes through the point which passes through the points which passes through the point 1, 2। देखिए ध्यान से, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 2। देखो क्या पूछा हमसे, हमें इस कर्व पे हमें नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है जो नॉर्मल 1, 2 से पास हो। तो अब पॉइंट तो दिया नहीं कि इस कर्व के कौन से पॉइंट पे हमें नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है, तो आप क्या मानोगे, x1, y1 एक पॉइंट है कर्व पे, मान लेना और फिर कर्व में रख देना, ठीक है। बात समझ आए नहीं। और x1, y1 पे क्या करिएगा, आप टेंजेंट की इक्वेशन लिखेगा, और टेंजेंट की इक्वेशन जब लिखोगे आप स्लोप निकाल के, और आप टेंजेंट की इक्वेशन, नॉर्मल की इक्वेशन लिखोगे, ठीक है। x1, y1 पे नॉर्मल की इक्वेशन लिख दो, और फिर कह रहा है कि वो जो नॉर्मल है इस पॉइंट से पास हो रहा है, नॉर्मल को इस पॉइंट से पास करा दो, तो आपको x1, y1 में एक रिलेशन मिल जाएगा। और x1, y1 इस कर्व पे स्थित है, तो एक रिलेशन यहाँ से आ गया। x1, y1 2 पॉइंट आपने अननोन माने थे, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, 2 इक्वेशन बनेगी, सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तरीका समझ आया नहीं है, तो ये आपको करना है, समझना है। अभी हम इसी वे में धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। अभी आपको एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बताना है, कुछ प्रॉब्लम्स कराएंगे आपको, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि अगर आपने डिफरेंशिएशन नहीं देखा है, प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे, तो उनको आप देखें, क्योंकि मैंने पूरी कैलकुलस इस हिसाब से पढ़ाई है कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, कुछ भी नहीं आता, आप अगर 0 पे खड़े हैं तब भी आप सीख सकते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी है। बात समझ आई नहीं आई? तो इसी वे में हम आगे बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे। हमारा टारगेट है AOD। जब AOD कंप्लीट हो जाएगा तो हम मूव करेंगे इंटीग्रेशन की तरफ। बात समझ आई नहीं आई? तो आप इसको अच्छे से करिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो प्रॉब्लम आप शेयर करिए, बताइए मुझे, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। कमेंट करिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या दिक्कत है। तरीका समझ आया नहीं है? आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ सेम एनर्जी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।